एट योर होम्स। अच्छा जी, हमारा जो सब्जेक्ट है असेंबली लैंग्वेज फॉर असेंबली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हमने सेशन से पहले कोर्स कवर कर लिया था। उसको उसमें आप देखें हमने क्या चीज़ें देखी थी। सेशन से पहले हमने देखा था कि रिवीजन ऑफ डीएलडी कंसेप्ट्स क्या, यानी कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कोर्स में जो हमने चीज़ें देख ली थी, हमने सबसे पहले वो रिवाइज किया, नंबर सिस्टम्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा था इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का लेटेस्ट प्रोग्रामिंग मॉडल। उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने, उसमें रजिस्टर सेट देखा था, फ्लैग्स का कंसेप्ट देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए थे रियल एड्रेसिंग मोड पे, और फिर प्रोटेक्टेड एड्रेसिंग मोड में। रियल मोड में कैसे रैम को एक्सेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और प्रोटेक्टेड मोड में कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए थे डाटा एड्रेसिंग मोड्स पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कैसे डाटा को जो है एक्सेस करती है रीड राइट ऑपरेशंस के दौरान। ठीक है, ये वो कोर्स है जो हमने देखा है सेशन 1 तक। ठीक है, अब हम आगे कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है असेंबली लैंग्वेज फॉर इंटेल बेस्ड कंप्यूटर्स। इसका 4th एडिशन होगा और इसका ऑथर है किपार इरविन। अभी तक जो हम बुक फॉलो कर रहे थे वो थी बैरी बी ब्रे की। अब हम इस बुक पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपके सीआर को मेल कर दूंगा। ठीक है, इसमें अब हमने हार्डवेयर का डिज़ाइन देख लिया। हार्डवेयर डिज़ाइन क्या है, उसमें कंपोनेंट्स क्या है, उनको कैसे हम डेस्टिनेशन सोर्स ऑपरेंड वगैरह को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इस हार्डवेयर कंपोनेंट को, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कह रहे हैं, इसे एक्सेस का, इसको इसके साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, इसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप पढ़ चुके हैं, सी लैंग्वेज देख चुके हैं, पाइथन वगैरह देख चुके हैं कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट ये कि हमने इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, और जो हमारा डिजायर्ड पर्पज है वो अचीव करना है। ठीक हो गया। अब हम इस कोर्स में क्या देखेंगे, अब हमने सबसे पहले हार्डवेयर देखा, हार्डवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, मेरा मतलब है माइक्रो प्रोसेसर का। अब हमने जाके देखना है उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ अब हमने असेंबली लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट करना है। असेंबली लैंग्वेज के थ्रू क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर के क्लोजेस्ट है, या आप कह लेंगे मशीन लैंग्वेज के क्लोजेस्ट है, मशीन लैंग्वेज की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हार्डवेयर कंपोनेंट जिसे अभी हमने देखा है, बेसिक, जिसके बेसिक्स अभी हमने देखे, उसके साथ इंटरेक्शन हम असेंबली लैंग्वेज के जरिए क्या क्या करेंगे, जो कि हार्डवेयर के करीब तरीन लैंग्वेज है उसमें। और फिर हमें यह भी पता चलेगा इसमें और हायर लेवल लैंग्वेजेस में फर्क क्या है, और हमें यह भी पता चलेगा कि हायर लेवल लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्या है और उनका फ़ायदा कब है, और हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है और इसका फ़ायदा कब है। ठीक है, तो इसका चैप्टर नंबर 3 है असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है रिकैप ऑफ कोर्स का हम डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसका सिंटैक्स के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे सी लैंग्वेज या पाइथन के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, और सिंटैक्स के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं प्रोग्रामिंग के। ठीक है, वही चीजें हम यहाँ भी देखेंगे। लूप्स क्या है, अरेज क्या है, इस तरह की सारी चीजें। ठीक है, वो असेंबली लैंग्वेज में ये सारी चीजें किस तरह से होंगी। फिर हम देखेंगे कि एक सिंपल सा प्रोग्राम है, फिर हम चला के देखेंगे जिसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे जो कोड हम असेंबलर में लिखेंगे, अपने एडिटर में लिखेंगे, वो असेंबली लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके साथ कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज कैसे ऐड होंगी, और फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और फाइनली हम वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, वो मेमोरी में किस शेप में स्टोर होते हैं, किस तरह से स्टोर होते हैं, उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आ जाता है इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल। इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर कांस्टेंट होगा एक इंटीजर वैल्यू, एक्सप्रेशन होगा इंटीजर, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो कि इंटीजर्स की होगी। इसके बाद हम रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, जिसमें डेसिमल पोर्शन और नॉन डेसिमल, होल पार्ट भी होगा नंबर का और डेसिमल पार्ट भी होगा, उसे कैसे हम कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं। फिर अरेज, कैरेक्टर अरेज और स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट आपने सी में देखा है, यहाँ भी देखेंगे।
फिर रिजर्व वर्ड्स का कंसेप्ट आ जाएगा, वेरिएबल्स का कंसेप्ट आ जाएगा, फिर कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टिव्स कहते हैं। ये यूजुअली आपने सी में उस तरह से नहीं देखी होंगी। उसको देखेंगे, लास्टली इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, उसके 4 कंपोनेंट्स को देखेंगे, ठीक है। अभी नहीं, और फिर फाइनली एग्जाम्पल कोड, ठीक है। अब इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल से। सबसे पहले आ जाता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होगा, एक साइन होगा प्लस या माइनस का, ठीक है, और उसके बाद एक वैल्यू होगी। एक पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है और फिर एक इंटीजर, ठीक है। ये यहाँ पर एक वैल्यू होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके साथ एक इंटीजर का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। ये वैल्यू जो हमने 4 सिस्टम चैप्टर 1 में देखे थे, डीएलडी में भी देखे थे। नंबर सिस्टम, नंबर को रिप्रेजेंट करने के 4 सिस्टम है, बाइनरी, बेस 2, डेसिमल बेस 10, हेक्साडेसिमल जो है बेस 16 और ऑक्टल बेस 8, ठीक है। लेट्स से क्या कैसे इंटीजर वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, मैं लेट्स एक वैल्यू लिखता हूँ 25, ठीक है। अब इससे प्रीसीडिंग में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डालूंगा, ठीक है। अब ये साइन जो ऑप्शनल है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो साइन डालना मस्ट नहीं है, ठीक है, और नेगेटिव में ऑब्वियसली साइन हम जरूर डालेंगे। और ये आगे जो 4 सिस्टम्स हैं इनमें ये रिप्रेजेंट होंगे, वो बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है और डेसिमल है। अगर मैं इसके बाद डी लिखूंगा तो ये डेसिमल सिस्टम है। डी लिखना जरूरी नहीं है, अगर हम वैल्यूज को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डी लिखना ऑप्शनल है। अगर वैल्यू जो है वो हेक्साडेसिमल में है तो ऐसे लिखूंगा, अगर वैल्यू जो है वो बाइनरी में है तो बी लिखूंगा, ठीक है। लेट्स से मैं एक बाइनरी सीक्वेंस लिखता हूँ। अब इसके एंड पे अगर मैं बी लिखूंगा तो ये एक बाइनरी सीक्वेंस है, और अगर ये बी नहीं मैं लिखता तो फिर ये क्या है, तो फिर ये एक डेसिमल वैल्यू है, ठीक। हेक्साडेसिमल वैल्यू फिर आ जाता है, यह की बाइनरी फिर आ जाती है हेक्साडेसिमल वैल्यू। लेट्स से मैं लिखता हूँ 8808A, ठीक है। ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसके एंड पे एच लगा दूंगा। उसके बाद आ जाता है ऑक्टल। ऑक्टल वैल्यूज जो है वो बेस 8 में होती है, ये ऑक्टल वैल्यू, इसके एंड पे मैं ओ लगा दूंगा, ये ऑक्टल हो गई, ठीक है। ये 4 सिस्टम्स है, ठीक है। चारों के रेडिक्स हैं, एच फॉर हेक्साडेसिमल, डी फॉर डेसिमल, बी फॉर बाइनरी, एनकोडेड रियल, और ये इसमें ऑक्टल भी होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल मैंने आपको जो है ड्रा करके भी दिखाई है। 30D डेसिमल की है, 6A हेक्साडेसिमल की है, 42 जो है ये सिंपली एक डेसिमल वैल्यू है, 1101 जो है ये एक बाइनरी वैल्यू। अब हेक्साडेसिमल में एक केस आप देख चुके हैं, हेक्साडेसिमल को देखें, ये 880AH। अगर मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखता हूँ लेट्स से ऐसे AB09 हेक्साडेसिमल। अब ये जो हेक्साडेसिमल मैंने वैल्यू लिखी है AB09H, और ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू मैंने लिखी है 880AH। अब इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो वैल्यू है 880A जो है ये 8 से स्टार्ट हो रही है, डिजिट से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो AB09 है ये एक अल्फाबेट ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया। अब इन दोनों में इस डिफरेंस से, ये जो डिफरेंस है कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू डिजिट से स्टार्ट हो रही है और एक हेक्साडेसिमल वैल्यू अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है, इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे हम सी में बनाते थे। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ए बी सी मैंने एक वैल्यू लिखी, ये एक वेरिएबल हो सकता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। अभी हमने असेंबली में इतने वेरिएबल्स नहीं यूज किए, और इसी तरह का वेरिएबल हो सकता है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू भी है ABC। तो होगा ये कि AB09 जो लेट्स से ABC1 में लिखता हूँ, ABC मैंने लिखा, इसके साथ में 1 डाल देता हूँ। अब ये एक वेरिएबल है मेरे जहन में, ठीक है। और ये AB09H जो है, इसको देखें तो ये भी, अब AB09H भी एक तरह से वेरिएबल का नाम हो सकता है, ठीक है। तो असेंबलर क्या होगा, हो सकता है वो मे बी इस वैल्यू को ट्रीट करे एज ए वेरिएबल, ठीक है, और उसकी वजह से एरर आ सकता है। अगर इस तरह का कोई वेरिएबल बना हुआ तो लॉजिकल एरर भी आ सकता है। तो इसको अवॉइड कैसे करता है असेंबलर?
इस तरह की वैल्यू स्टार्ट में हम 0 लगा देते हैं। ये 0 लगाने से फर्क क्या होगा, उससे ये पता चलेगा हमारे असेंबलर को ये जो वैल्यू है, क्योंकि इसके स्टार्ट में 0 है ये 16 बिट की, लेकिन ये जो है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे 880 जो है ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, वैसे ए 09 जो है ये भी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इसके स्टार्ट में 0 लगाने का पता फायदा ये हुआ कि असेंबलर इसे कंफ्यूज नहीं करेगा विद ए वेरिएबल नेम। ठीक है, अब वो ये जो 880 है, ये 0A जो है ये क्या है, ये भी एक 16 बिट की वैल्यू है। हर हेक्साडेसिमल डिजिट जो है 4 बिट्स लेता है। और ये भी 09 ये एक्चुअली स्टोर होंगी, ये जो 0 है ये रैम में स्टोर नहीं होगा, ऐसे रैम में या रजिस्टर में ये वैल्यू के तौर पे स्टोर नहीं होगा, ये 0 है। बल्कि ए बी 09 ये जो 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हेक्साडेसिमल मीन 16 बाइनरी बाइनरी बिट्स। ठीक है, 16 बिट्स की शेप में ये स्टोर होगा। ठीक हो गया, तो ये एक इसमें जहन में रखने वाली बात है। इसके बाद आ जाता है इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन और इंटीजर में क्या, इंटीजर एक्सप्रेशन सिंपली एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है विच इज मेड अप ऑफ इंटीजर्स। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है 25 प्लस 67 माइनस डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और दूसरी चीज क्या है, इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन है। इंटीजर एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स ठीक है, ये स्लाइड चूंकि क्लियर नहीं। अब देखें इसमें एक्सप्रेशन है, 4 एक्सप्रेशन हैं जिनको यहाँ इवेलुएट किया गया। इनको हम इन एक्सप्रेशंस को मैं देखता हूँ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम आंसर की तरफ आएंगे। सबसे पहली एक्सप्रेशन है 16 डिवाइडेड बाय 5। ये मैं बोर्ड पे ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अब 16 डिवाइडेड बाय 5 एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगी। फिर दूसरी है एक्सप्रेशन आ गई 3 प्लस 4 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1। इसके स्टार्ट में माइनस आ गया। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होनी है, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और ब्रैकेट्स हैं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस को देखें, सबसे पहला ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस है पैरेंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद दूसरा जो है वो है प्लस, जो यूनरी प्लस या माइनस। ठीक है, ये जो यूनरी प्लस माइनस हो गया। फिर इसके बाद है मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर इसके बाद है मॉडुलस का ऑपरेटर और फिर है बाइनरी प्लस और माइनस। ठीक है, ये जो 4 चीजें हैं ये ऑपरेटर्स की प्रीसीडेंस। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी, फिर यूनरी पॉजिटिव और माइनस
साइन अप्लाई होगा किसी इंटीजर वैल्यू पे, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन होगा, और फिर उसके बाद मॉडुलस का ऑपरेटर होगा, और रिमाइंडर का ऑपरेटर जो हमने सी लैंग्वेज में ये यूज किया हुआ, ठीक है। और फाइनली बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर ये जो यूनरी यहाँ पर ये जो मैं कह रहा हूँ यूनरी प्लस और माइनस, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये लास्ट लाइन पे बाइनरी प्लस और माइनस का साइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर प्लस या माइनस का ऑपरेटर एक वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है, लेट्स से -34, तो ये जो माइनस का साइन है ये यूनरी, ये क्या है, ये यूनरी नेगेटिव है, यूनरी निगेशन है। और अगर इसकी बजाय मैं ऐसे लिखता हूँ 3 - 4, अब ये जो माइनस का साइन अब है, ये क्या चीज है, अब ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, ठीक हो गया। तो अब इन दोनों में से प्रीसिडेंस किसकी ज्यादा होगी, ये जो माइनस का साइन जो एक वैल्यू अप्लाई हुआ, जो बाइनरी, ये जो यूनरी सब्ट्रैक्शन है इसकी प्रेसिडेंस बाइनरी सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए अब हम इस एक्सप्रेशन को, इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को यूज करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करनी है। दो ब्रैकेट्स है यहाँ पर, एक में 3 + 4 है और एक में 6 - 1 है, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमने कौन सी पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। पहले लेट्स से मैं 3 + 4 वाली करता हूँ, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर जो एक टाइम पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पर ह्यूमन माइंड से हम देखें तो ये तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर इसको कैसे सॉल्व करेगा। आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में वो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स नोटेशन के जरिए हम जो है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व और सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो पहले ये एक ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब इससे अगली दफा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अब वो दोबारा अब जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन रहेगी, जो -7 है वो एक तरह से सॉल्व हो गया। लेट्स से इसको हम ब्रैकेट से निकाल दें। अब ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन रह गई थी 6 - 1, उसको आंसर आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दो अगले स्टेप में माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो पहले जो है 7 × 5 करेगा, या पहले वो अब जो 7 वैल्यू पे माइनस का ऑपरेटर अप्लाई करेगा, ठीक है। ह्यूमन माइंड के हिसाब से देखें तो दोनों सूरतों में आंसर भी सेम आ रहा है, लेकिन और ह्यूमन माइंड के हिसाब से देखें तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन कंप्यूटर ने एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से इसे सॉल्व करना है। तो वो क्या करेगा, वो -7 को पहले अप्लाई करेगा अगले स्टेप में, और कुछ अगले स्टेप में फिर -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा -35, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी माइनस इंटू ब्रैकेट 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू ब्रैकेट 6 - 1, इसका आंसर आएगा -35, ठीक है। इससे अगली एक्सप्रेशन आप अगर इस स्लाइड में देखें, अभी मैंने ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व की है। अब अगर मैं स्लाइड में जाके देखूं तो इससे आगे एक और एक्सप्रेशन है, ये भी इससे सिमिलर है, लेकिन इसमें ब्रैकेट्स नहीं है। अगर ये जब माइक्रो प्रोसेसर रिजॉल्व करेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट्स के बगैर यही एक्सप्रेशन है। इसमें देखें कौन कौन से ऑपरेटर्स यहाँ पर मौजूद है। माइनस जो कि यूनरी निगेशन जो 3 पे अप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का साइन है जो 3 और 4 पे अप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है जो कि 4 और 6 पे अप्लाई हो रहा है, फिर -1 है जो 6 और -1 पे अप्लाई हो रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर का ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस में यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है, तो सबसे ज्यादा प्रीसिडेंस है यूनरी निगेशन की। तो सबसे पहले -3 का आंसर जो है वो 3 को, जो पॉजिटिव वैल्यू उसके पास मौजूद होगी, उसको -3 के तौर पे अपने पास रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप याद कर रहे हैं तो हमने
पहले चैप्टर में पढ़ा था टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, वो एक पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली उसके पास 4 वैल्यूज होंगी माइक्रो प्रोसेसर के पास इस केस में, एक 3, एक 4, एक 6 और एक 1। तो सबसे पहला ऑपरेशन वो क्या करेगा, वो 3 को जो है वो -3 में कन्वर्ट करेगा, और ये जो 1 है इसको -1 में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब होगा क्या, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अब मल्टीप्लाई और -3 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 -1, ठीक है। अब ये यूनरी वाले निगेशंस हो गई हैं। अब क्या होगा, अब जो है मल्टीप्लाई और प्लस के दरमियान कंपटीशन है, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 4 × 6। तो 4 × 6 का आंसर है 24, ठीक है। और उसके बाद अब देखें यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर जो है वो, चूंकि मैंने पहले सॉल्व कर दिया था, बाइनरी ऑपरेटर एक ही है, वो +24 है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, -3 + 24 पहले होगा, या ये बाइनरी ऑपरेटर्स अब सॉरी 2 है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, ठीक है। अब ये दोनों की प्रीसीडेंस इक्वल है। जो भी एल्गोरिदम हमारे कोड में मौजूद होगा, असेंबलर के अंदर, जो भी हार्डवेयर के अंदर टेक्निक इम्प्लीमेंटेड, उसके हिसाब से वो एक या तो -3 + 24 पहले कर लेगा, या फिर वो 24 - 1 का ऑपरेशन पहले कर लेगा। लेट्स से वो -3 + 24 का ऑपरेशन पहले कर लेता है, तो आंसर क्या आएगा, 21 + 21 -1, एंड फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो देखें ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस से ब्रैकेट्स लगाने से कितना फर्क पड़ा, पहले आंसर आ रहा था -35, अब आंसर आ रहा है 20, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उनमें ब्रैकेट्स हमने यूज करनी है, ताकि हमें पता हो कि पहले कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, किस स्टेप में हो रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। ये इंटीजर एक्सप्रेशन का कंसेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वो है, अभी तक जो हमने वैल्यूज देखी हैं वो इंटीजर वैल्यूज थी, ठीक है। अब हम देखेंगे डेसिमल रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज में क्या होगा, उसमें डेसिमल और होल पार्ट दोनों होगा। इसकी एग्जांपल बोर्ड पे देखते हैं। लेट्स से मैं ये वैल्यू मैंने लिखी 25, ये एक इंटीजर वैल्यू, जब मैं लिखता हूँ 25.7, अब ये एक रियल वैल्यू है, ठीक है। इसमें होल पोर्शन भी है और इसमें डेसिमल पोर्शन भी है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसमें देखें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो सकता है। इसके अलावा ये 7 जो है ये 10⁻⁴ समथिंग हो सकता है, 10⁻⁻, लेट्स से -5, ठीक है। -27 -25.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ -5, ठीक है। ये एक वैल्यू रियल वैल्यू है, ठीक है। जो ये इंटीजर वैल्यू जिसमें रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू यूज कर सकते हैं, जबकि रियल वैल्यू में फ्लोटिंग पॉइंट का कंसेप्ट आएगा, डेसिमल नॉन डेसिमल होल पार्ट का कंसेप्ट आएगा, 10⁻⁻ समथिंग का आएगा, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू को जब हम माइक्रो प्रोसेसर में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको रियल वैल्यूज कहते हैं। यहाँ मैंने वैल्यू ये देखें 2.2 के बाद पॉइंट लिख दिया, इसका मतलब ये एज ए इंटीजर नहीं, एज ए रियल वैल्यू से ट्रीट करना है। +3.0 -44.2 ई +5 26.26.e5, ठीक है। अब ये जो -44 E.5, अब ये डेसिमल कौन थी, डेसिमल ये एक्चुअली किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये हम देखते हैं 44.2, ये इसका साइन क्या पॉजिटिव है, +44.2। अब ई एक ई एक्सपोनेंट 5, इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू है 44.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी 44.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ये असेंबली में कैसे रिप्रेजेंट होगी,
ये 44.2 और 10 रेज टू द पावर जो कुछ भी है वो एक्सपोनेंट ई से रिप्रेजेंट होगा और फिर रेज टू द पावर समथिंग। ठीक है, पावर का साइन जो है अगर मैं यहाँ नेगेटिव कर दूँ, अगर ये साइन बल्कि मैं अगर इस वैल्यू को नेगेटिव करता हूँ, नंबर को, रियल नंबर को, तो यहाँ पर भी मुझे कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू को नेगेटिव करना पड़ेगा। और अगर मैंने यहाँ पावर लेट से नेगेटिव है, पावर अगर नेगेटिव हो जाए तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में भी फिर पावर में ई एक्सपोनेंट के बाद। तो ये वो वैल्यूज हैं, रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का मेथड आ गया।